परमाणु की संरचना का ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक जैमा भी होगा, ये शायद सी होना चाहिए। और आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग। इससे पहले वाली क्लास में ये बात हम बताए थे, रदरफोर्ड का परमाणु अल्फा का प्रकीर्णन हुआ था, तो उसमें ये बात हम बताए थे कि अगर मान लो कि ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वो तुम्हारा एक किरण उत्पन्न करता है, ऊर्जा। और वो जो ऊर्जा उत्पन्न करता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़े। प्रकाश, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी तो उसमें नहीं था, कैथोड किरण और एक एनोड किरण थी। तो इसमें अगर मान लिया जाए कि मेरे पास कोई आवेश है, ठीक है, और ये आवेश यदि हमारा स्थिर हो तो कोई भी आवेश यदि स्थिर होगा तो उससे सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र। याद रखना, सिर्फ क्या उत्पन्न होगा, याद रखना कि जब आवेश क्या होनी चाहिए, स्थिर। जब आवेश स्थिर होगा तो उत्पन्न होगा सिर्फ वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और इसी आवेश को यदि गति में लाया जाए, यदि आवेश गतिशील हो और वो भी एक नियत गति से, मतलब आवेश क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। मतलब कि जिस आवेश की गति को एक फिक्स होनी चाहिए, मतलब उसको परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आवेश नियत है तो ये तुम्हारा दोनों चीज उत्पन्न करेगा। पहला विद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग ई से डिनोट किया जाते हैं। और एक उत्पन्न करेगा तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, और इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यदि इसी Q को नियत नहीं किया जाए, अर्थात यदि Q जो है हमारा वो नियत ना हो, मतलब इसका अर्थ है कि Q, अभी हम समझाते हैं, नॉट नियत, मतलब सीधा है कि जो आवेश है ना तो स्थिर है और ना ही नियत है। मतलब इसकी जो स्पीड होगी उसमें क्या है, परिवर्तन, इसके स्पीड में परिवर्तन। तो अगर परिवर्तन होगा तो वो हमारा विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और इसके अलावा एक चीज और उत्पन्न करेगा, उससे हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। याद रखना कि यदि Q नियत नहीं होना चाहिए तो वो उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र, और एक उत्पन्न करेगा रेडिएशन। अब देखो, इन तीनों चीजों से मिलकर करके जो बनती है उससे हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये सारे चीज होते कैसे हैं इसको हम लोग समझते हैं ग्राफ से। जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्र में याद करो कि विद्युत क्षेत्र भी आता है, चुंबकीय क्षेत्र भी आता है और रेडिएशन भी आता है। अगर हम देखना चाहते हैं, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को ई से करते हैं, और ये लंबवत होता है किसका,
चुंबकीय क्षेत्र का यानी बी का, और ए लंबवत होता है किसका, रेडिएशन, यानी कि अगर हम रेडिएशन कहें तो सीधा चलता है, यानी कि इसको अगर हम मान लें भी मान लेते हैं भी, या तुम चाहे तो इसको सी भी मान सकते हो, इसमें टेंशन नहीं है। और ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है, और वो होगा कैसा अब हम लोग समझते हैं। जैसे देखो कि यहां पास अगर हम इसको ई मानते हैं, ये हमारा क्या है ई, तो इधर तुम देखो तो ये हमारा हो जाएगा ये भी, और ये हमारा होगा बी। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है, और ये लंबवत होता कैसे है वो भी दिखाते हैं इस तरह से। देखो तीनों के तीनों बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत है। इसके बीच में ये जो थीटा बनेगी वो 90 का, यहां जो थीटा बनेगा वो 90, यहां भी बनेगा वो 90। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। तो यहां पास अगर इसको इमेजिन करो, इमेजिनेशन तुम करो, तो पता चलेगा कि ये वाला जो है ना वो नीचे नहीं धंसा हुआ है, वो सीधे है इस तरह से, ऐसे सीधे। देख लो नजर दे रहा है, ये सीधा है। तो यहां पास तुम इसमें होता क्या है, देखो आप समझाते हैं इसको कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हो या विद्युत क्षेत्र हो या रेडिएशन हो, इसमें एक लाइन जो होती है वो सीधा चलता है, और इसके लंबवत ये जो लाइनिंग है भी, चाल इसको हम लोग बोल सकते हैं, नियत रहता है ये, इसके लंबवत जो गति करता है वो तुम्हारा गति करेगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र याद रखना कि ये तुम्हारा संचरण की दिशा होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संचरण की दिशा। देखो ये इतना आसान नहीं होता है, जितना आसानी से इसको तुम लोग हल्का में ले रहे हो इतना होता नहीं है। इसको पूरी डिटेल्स पढ़ना है क्लास 12th में, क्लास 11th में नहीं पढ़ना है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए तुम्हें। तो यहाँ पास क्या है, ये हमारा क्या है, संचरण की दिशा। संचरण की दिशा उसको जिस दिशा में ये गति करेगा, ये गति करेगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है वो बिल्कुल लंबवत होता है, और ये इस तरह से ऐसे गति करती है। मतलब अगर इसकी अगर हम दिशा को अगर दिखाएं तो वो तुमको इस तरह से, इस तरह से गति करते हुए आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सीधा एकदम गमन करेगा, ऐसा नहीं है। वो ऊपर नीचे करते करते वो गति करता है। और एक चीज कि इसके बाद जो है चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र जो होती है इसकी गमन की दिशा लंबवत होनी चाहिए, तो वो तुमको इस तरह से गमन करेगा। जैसे देखो इसको और हम 3D में समझते हैं, ऐसे है इस तरह से। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी गमन की दिशा क्या है, यहां से ऐसे 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 इस तरह से ऐसे, है कि नहीं। लेकिन अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करना है तो ये तो लंबवत इसका करना है ना। तो ऐसे अगर जाता है कोई किरण इस तरह से अगर ऐसे बढ़ रही है तो इसका लंबवत ऐसे न होगा। अरे समझने की कोशिश करो कि जैसे ये चीज है ऐसे गमन कर रही है, तो इसी पर अगर हम ऐसे गमन फिर करवा देते हैं तो लंबवत थोड़ा हुआ। लंबवत का अर्थ ये है, तो अगर ये बड़ा हमारा चुंबकीय विद्युत क्षेत्र है तो एक गमन कैसे कर रही है, ऐसे इस तरह से। तो इसको लंबवत होने के लिए एक गमन करेगा ऐसे, इस तरह से, इस तरह से एक गमन करेगा ऐसे ना, फटाक फटाक। और गमन करेगी तो इसका अगर तुम ग्राफ बनाओ इसका, तो वो ग्राफ तुम्हारा कुछ यूं नजर आएगा। जी ये मत समझना कि ये भी ऊपर नीचे ही है, ऐसा नहीं है। 3D में अगर इसको सोचो, अगर 3D में अगर इसको सोचोगे तो इसकी यहां से 90 बनता है,
ये चीज होनी चाहिए। यहां से भी अगर इसको देखो तो इससे 90 बनेगा, इस तरह से। और ये हमारा किसका हो गया, विद्युत क्षेत्र के यानी ई का। और ये रेड वाला जो नजर आ रहा है ये किसका है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का। अब देखो कि इसमें से तीनों के तीनों एक दूसरे के एक ही दिशा में गमन कर रहा है कि नहीं। तीनों के गमन करने की दिशा क्या है, ये दिशा। और तीनों के स्पीड सेम होता है। प्रकाश की जो स्पीड होती है इसकी भी स्पीड सेम होती है। तो ये जो किरणें गमन करती है तीनों एक ही साथ, इस पूरी किरण को एक साथ मिला दो तो इसका नाम होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग। और इसमें जो ऊपर वाली हिस्सा होती है इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं श्रृंग। और इसके बोला जाता है गर्त, इसको गर्त। और ये श्रृंग और ये गर्त। तो यहां से अब इसको थोड़ी सी और समझना। एक हम फिगर और बनाते हैं और वो फिगर हमारा यहां रहेगा ऐसे कि मान लो कि यहां पास हमारा एक तरह से ऐसे फिगर है। तो इसमें ये वाली जो हिस्सा है इस तरह से गमन कर रही है कि नहीं, इसका गमन की डायरेक्शन ये है। तो इस तरह से काम चलेगा, इस तरह से। इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से तुम देखो तो इस लाइन को दो जगह पर काट रही है, यहां और यहां कट रहा है कि नहीं। तो यहां से तुम देखो तो इसमें इसकी ये जो तरंग है, इस तरंग की जो सबसे हाईएस्ट विस्थापन है, तो इस तरंग की जो हाईएस्ट विस्थापन ये होगा यहां, याद रखना, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम। और इस अधिकतम ऊंचाई की अगर बात, इस अधिकतम ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा जो ये अधिकतम ऊंचाई होती है किसी भी वेव की, इसको हम लोग बोलते हैं आयाम। यहां से यहां जो होगा इस तरह से ये तुम्हारा कहलाएगा आयाम, ये तुम्हारा आयाम। तो किसी भी लेंस, किसी भी वेवलेंथ की अगर तुम बात, सॉरी वेवलेंथ नहीं, किसी भी वेव की अगर बात करो तो उस वेव में जो वेव चलती है तो वेव की जो मैक्सिमम विस्थापन होता है, अधिकतम ऊंचाई या विस्थापन एक ही चीज है। तो हम चाहें तो विस्थापन ही बोल सकते हैं, विस्थापन। और ये तुम्हारा आयाम होती है। और आयाम की अगर बात करूं तो इसको हम लैंग्वेज ऐसे देख सकते हैं कि किसी तरंग की अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन, और वो अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या बोलेंगे, आयाम। और आयाम को एम्पलीट्यूड बोला जाता है, एम्पलीट्यूड होता है। और इसका सिंबल ए, आयाम को किससे डिनोट करेंगे, ये से। और उसके बाद हमारा आता है तरंगदैर्घ्य। इसके बाद की जो पढ़ाई है वो तरंगदैर्घ्य, इस तरह से। तरंगदैर्घ्य को बोला जाता है वेवलेंथ, और इसको सिंबलिकली लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, लैम्बडा। वेवलेंथ की बात करो ना तो जनरली अगर डिफिनेशन इसका खोजोगे तो वेवलेंथ का डिफिनेशन सिर्फ यही तुमको बुक में मिल जाएगा कि किसी दो कर्मागत श्रृंगों की बीच की दूरी या दो कर्मागत गर्त की बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी अपनी जगह पे डिफिनेशन ठीक है, लेकिन रियली नहीं होता क्या है, इसको हम समझाते हैं कि तरंगदैर्घ्य को अंग्रेजी में बोला जाता है वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ का अर्थ होता है कि जैसे तुम कीचड़ में, पानी में अगर तुम पत्थर फेंको तो वो तुमको इस तरह से ऐसे
आगे करते इस तरह से करते हुए क्या करता है, आगे बढ़ता है। अरे फेंका होगा तो फेंका है तो देखना कि उधर से अगर सामने से देखोगे तो कुछ ऐसा नजर देगा, लेकिन रियली में उसका जो चाल होती है वो इस तरह से ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता है। कभी ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ेगा तो सोचो कि यहां से जो एक इसकी परिधि होती है, एक चक्कर, ये पूरा एक चक्कर, ये इसका कहलाता है तरंगदैर्घ्य। इसको पूरी एक चक्कर, तो अगर यहां देखोगे इसमें तो सोचो कि इसका हम फिगर अगर फिर से बनाएं इस तरह से, तो इसकी फिगर बनाऊं तो सोचो जरा क्या होगा कि यहां से जाएगा, तरंग उत्पन्न होगी तो वो ऐसे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा कि नहीं। और बढ़ेगा तो सोचो कि इसको एक चक्कर पूरा करने में हाफ ऊपर है और हाफ नीचे है, तो हाफ ऊपर है हाफ नीचे है, तो इसका अर्थ है कि अगर हम यहां से शुरू करूं इसको, तो एक चक्कर पूरा करने में यहां से यहां जाएगा तो ये आधा चक्कर, फिर यहां से यहां जाएगा तो आधा चक्कर, तो आधा और आधा मिल कर करके एक चक्कर हुआ कि नहीं। तो जब एक चक्कर हुआ तो यहां से यहां की दूरी जो है कि पूरा दूरी यहां से यहां, इसकी लंबाई को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। यहां से पूरी दूरी जो होगी ना, यहां तक की पूरी दूरी को क्या बोलेंगे, लैम्डा। ये होती है तरंगदैर्घ्य। या तो फिर एक चीज और समझो कि यहां है क्या चीज, हमारा श्रृंग, ये भी है श्रृंग। डिफिनेशन क्या कहता है कि दो कर्मागत श्रृंग या दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तरंगदैर्घ्य। तो यहां से देखो ये श्रृंग है हमारा ये, तो यहां से अगर कोई व्यक्ति चलना चाहता है तो ये आधा है, यहां से यहां क्या है आधा, और यहां से अगर तुम इसका मेजरमेंट करोगे तो यहां से करोगे तो ये आधा के भी ना आधा हो गया, 1/4 क्या है, एक चौथाई। तो यहां से जाओगे तो ये एक चौथाई, फिर यहां से यहाँ ये आधा, फिर यहां से यहाँ एक चौथाई, तो ये आधा और ये आधा और आधा मिलके आधा, तो आधा की आधा है अर्थात एक चौथाई है। यहां से यहाँ कितना, एक चौथाई प्लस एक चौथाई, तो दोनों मिल करके कितना बनेगा, आधा बनेगा। तो आधा बनेगा तो आधा हमारा ए और ए मिलके बन गया, आधा ये बन गया, तो पूरा एक हो गया कि नहीं, पूरी के पूरी एक चक्कर हो गया। तो यहाँ डिफिनेशन क्या कहता है कि पूरा एक चक्कर जब लगाता है, या पूरी एक चक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ से यहाँ 1/4 आधा 1/4, तो ये दोनों मिलकर के आधा बन गया और ये आधा, तो आधा आधा एक हो गया। तो इसीलिए तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये दूरी लैम्डा कहलाता है, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा है तो यही बात नीचे भी तो हो सकता है, सेम हो सकता है। तो डिफिनेशन रियली ने ये चीज होती है, वेवलेंथ जो होता है ये होता है, लेकिन उसको लोग समझा देता है सिर्फ कि दो श्रृंग या दो गर्त लगातार हो तो दो कर्मागत श्रृंग या दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य बोला जाता है, लेकिन रियली में तरंगदैर्घ्य ये चीज होती है, ये होता है तरंगदैर्घ्य। अब इसी को अगर हम डिफिनेशन के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा कि किसी दो किसी दो कर्मागत श्रृंग या गर्त, किसी दो कर्मागत श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी और वो तुम्हारा क्या कहलाता है, तरंगदैर्घ्य। और इसे सिंबलिकली लैम्डा से डिनोट किया जाता है। अब इसकी मात्रा की तुम बात करो ना, तो इसकी मात्रा क्या है, अगर यहाँ से यहाँ देखो तो ये हमारा एक लंबाई है, लंबाई है कि नहीं। तो लंबाई की मात्रा क्या होती है, मीटर। तो इसकी भी मात्रक तुम्हारा मीटर हो जाएगा। जो लंबाई की मात्रक है वही मात्रक होता है इस तरंगदैर्घ्य का। तो तरंगदैर्घ्य की मात्रक हमारा क्या हो गया, मीटर। या इसकी और छोटा मात्रक देखना है तो सेंटीमीटर, या और देखना है तो मिलीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लेंथ की मात्रक वही होता है, यानी कि मीटर।
इस तरह से एक हमारा आता है आवृत्ति। याद रखना कि ये तुम्हारा तरंग का शब्दावली है, मतलब कि कुछ भी तरंग तुम पढ़ो, कोई भी तरंग पढ़ो तो उसमें ये चीजें जरूर आएगी। इसके बाद फिर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसमें ये चीज आएगी, तो इसको जानना बेहद जरूरी है कि ये होता क्या है। उसके बाद फिर क्या है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करो तो इसमें देखो फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है हम बताते हैं। फ्रीक्वेंसी तुम देखो क्या होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी की बात करो तो यहां भी हम एक फिगर बनाते हैं और ये फिगर हमारा ये है। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी क्या होगा, तरंग की गमन की दिशा या डायरेक्शन या रास्ता जो भी बोलो ये होगी। याद रखना एक चीज और कि दो स्ट्रिंग की जो ऊंचाई होती है वो कभी अंतर नहीं होता है। जो ऊंचाई इसकी ये रहेगी वही ऊंचाई ये भी होगा। यहाँ बना हुआ फिगर थोड़ा सा बड़ छोट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए आयाम किसी भी तरंग की एक आयाम होता है, मतलब जिस भी तरंग की तुम ज्ञात करो उसकी आयाम सेम होती है, उसकी आयाम सेम होगी। तो यहाँ पास तुम देख सकते हो जो आवृत्ति है तो इसकी ऊंचाई यहाँ से या इसकी ऊंचाई तीनों का सबके क्या होगा, सेम होगा। तो आवृत्ति क्या कहती है कि किसी एक बिंदु से या किसी निश्चित बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या। फिर से समझो, इसको ध्यान से समझना कि आवृत्ति जो होती है इसको हम लोग सिंबलिकली डिनोट करते हैं न्यू से। इसको न्यू पढ़ा जाता है, याद रखना। न्यू भी नहीं है, ये न्यू है, ये हमारा न्यू है। और न्यू क्या कहता है कि किसी निश्चित बिंदु से, चाहे जो भी बिंदु ले लो, उस बिंदु से एक सेकंड में, इस तरह से ऐसे करते करते एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, और वो कहलाती है आवृत्ति। जैसे मान लो कि यहाँ पास एक बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु से एक सेकंड में 3 गो तरंग गुजर गया। तरंग कहने का मतलब एक पूरा चक्कर, और ऐसा वो 3 बार लगा लिया एक ही सेकंड में, तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, 3। इसीलिए डिफिनेशन कहता है कि आवृत्ति जो होती है किसी निश्चित बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली। याद रखना कि यहाँ पास कितनी होनी चाहिए, एक सेकंड। और एक सेकंड में वो जितना बार गुजर जाए वो उसका कहलाता है आवृत्ति। तो इजीली हम यहाँ लिख सकते हैं कि किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। अब आवृत्ति की मात्रक होती है हर्ट्ज। इसकी मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज मात्रक, और वो मात्रक होता है Hz, हर्ट्ज। अगर मान लो कि कहीं पास तुमको लिखा हुआ ये नजर आ जाए 2 हर्ट्ज, इसका अर्थ क्या है, 2 हर्ट्ज अगर लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि एक सेकंड में इसकी वेव 2 बार गुजर रहा होगा किसी निश्चित बिंदु से। समझ रही बात, इसकी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली वेवों की संख्या कितनी होगी, 2 हर्ट्ज का मतलब ये होता है। और उसके बाद फिर हमारा है आवर्तकाल, T, आवर्तकाल क्या कहता है, इसको अंग्रेजी में टाइम पीरियड, इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। आवर्तकाल कहता है कि एक वेवलेंथ को, वेवलेंथ नहीं, एक आवृत्ति यानी एक तरंग को गुजरने में लगा समय। दोनों में थोड़ा सा अगर देखोगे तो कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पास क्या कह रहा है कि किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, जबकि एक तरंग को गुजरने में लगा संख्या आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल क्या कहता है कि
तरंग को गुजरने में लगा समय और वो समय तुम्हारा क्या कहलाता है? अवर्त काल में समय होता है, टाइम होता है। और उसके बाद फिर हम इसी को अभी हम और आगे बताने जा रहे हैं। और इसका थोड़ा सा फॉर्मूला है जो हम इसको और इससे रिलेट करेंगे। हम इस दोनों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे, तो उससे पहले तुम इसको राइट कर लो।